मैं ललित कुमार नागपुरे यच पूर्व विभाग के शास्त्रीनगर हिंदी मनपाशाला से कक्षा 5वीं का शिक्षक हूँ। मैं आपको आज परिसर अध्ययन भाग 2 यह विषय पढ़ाने वाला, जिसमें हम चौथा पाठ पढ़ेंगे विकासवाद, जिसके लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाने जा रहा हूँ। हमारा विषय है परिसर अध्ययन भाग 2, जिसका चौथा पाठ है विकासवाद। अब चौथा पाठ का 4.1 देखेंगे हम, विकास की अवधारणा। इस विकास की अवधारणा में हम सर्वप्रथम विकास यानी क्या होता है यह समझेंगे। विकास यानी होता है, विकास का अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। विकास का अर्थ होता है बच्चों, विकास का अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। जो धीमी गति से और निरंतर परिवर्तन होते रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब देखेंगे विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण। अब हम देखेंगे ये जो विकास की अवधारणा जो है अपना 4.1, इसकी स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया गया है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण करता है। इसे ही विकास की अवधारणा कहते हैं। तो हम यहाँ इसको अब देखते हैं एक बार समझ के। और पर्यावरण में अपने जो आजू बाजू जो भी होता है हम इसको क्या कहते हैं बेटो, पर्यावरण कहते हैं इनको। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करता है। इसी ही हम विकास की अवधारणा कहते हैं। जो भी पर्यावरण में जो भी आता है जो आनुवंशिक रूप से मतलब पर्यावरण में जो समायोजन कर लेते हैं यानी समन्वय प्राप्त करते हैं, वह अपने विशिष्ट शारीरिक संरचना में उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हीं को हम विकास की अवधारणा कहते हैं। अब देखेंगे इसके साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन के साथ साथ इसमें कुछ मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताएं पाई जाती है। इसमें वो विशेषताएं हम देखेंगे। मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताएं क्या होती है। इसका पहला विशेषता है यह नई प्रजाति से विकसित रहती है। इनमें मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषता होती है, जिसका पहला पॉइंट है यह नई प्रजाति मूल प्राणी के प्रजाति से कुछ से अधिक विकसित रहते हैं। मतलब यह जो प्रजाति है यह मूल प्राणी के जो प्रजाति होते हैं इससे इसकी जो कुछ प्रजातियां है वह अधिक विकसित होते हैं, मतलब इसका डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है और इस प्रक्रिया में जो है वो कई बार मूल प्राणी की जो प्रजातियां होती है वह नष्ट हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां विकसित होती है और कई बार क्या होता है मूल प्राणी की प्रजाति जो रहता है उससे एक से अधिक विकसित प्रजातियां विकसित होती है। यह हो गया बच्चों 3 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं? यह 3 है। अब इसके बाद देखेंगे और इस विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। हम इस वैज्ञानिक के बारे में जान लेते थोड़ा सा। यह देखो ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों चार्ल्स डार्विन। क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में आपको? चार्ल्स डार्विन। ये जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है यही जो स्पष्टता दी थी इसकी वह है चार्ल्स डार्विन। इनके बारे में जानेंगे थोड़ा अपन। इनका जन्म 1809 को हुआ और उनकी मृत्यु 1882 को हुई। इसके बारे में थोड़ा हम इधर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ईस्वी सन 1859 में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सजीवों की प्रजातियों के उद्गम के विषय में ग्रंथ में विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जो चार्ल्स डार्विन नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने 1859 में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सजीवों की प्रजाति के उद्गम के विषय में विकास ग्रंथ में विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से यह चार्ल्स डार्विन नामक ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस ग्रंथ में विकास की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया। डार्विन से पहले कार्ल लिंस नामक वैज्ञानिक ने प्राणियों की प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की पद्धति प्रारंभ की और इनसे चार्ल्स डार्विन से पहले कार्ल लिंस नामक वैज्ञानिक ने प्राणियों की प्रजाति का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की पद्धति को प्रारंभ किया।
शारीरिक संरचना का यदि विचार करें तो वानरों की कुछ प्रजातियों और मानव के बीच कोई संबंध नहीं होता। यदि शारीरिक संरचना का विचार करें तो वानर यानी होता है बेटा बंदर, वानरों की कुछ प्रजाति और मानव के बीच कोई तो संबंध होना चाहिए, यह विचार उसने व्यक्त किया था। किसने व्यक्त किया था यह विचार? कार्ल लिंस ने। डार्विन ने अपने प्रथम ग्रंथ में विकासवाद की प्रक्रिया में वानर और मानव के बीच निश्चित क्या संबंध हो सकता है, इस विषय में दृढ़ मत व्यक्त किया। इन्होंने यह देखा कि वानर और मनुष्य जो है इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है, यह चार्ल्स डार्विन ने यह दृढ़ मत व्यक्त किया। 1871 में डार्विन ने दूसरा ग्रंथ प्रकाशित किया और 1871 में चार्ल्स डार्विन ने दूसरा ग्रंथ प्रकाशित किया। इस ग्रंथ का नाम था द डिसेंट ऑफ मैन। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम था द डिसेंट ऑफ मैन, मतलब मानव का अवतरण। इनका पहला ग्रंथ का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और सेकंड ग्रंथ का नाम था द डिसेंट ऑफ मैन, मानव का अवतरण। इस ग्रंथ में डार्विन ने यद्यपि मानव ने पूंछ न हो फिर भी उसकी रीढ़ की अंतिम हड्डी पूंछ का बचा हुआ हिस्सा है। इन्होंने यह सेकंड ग्रंथ में यह प्रकाशित किया कि इस ग्रंथ में डार्विन ने यद्यपि मानव के पूंछ न हो, मनुष्य का पूंछ नहीं होता, फिर भी उसके रीढ़ की अंतिम हड्डी पूंछ का बचा हुआ हिस्सा है। लेकिन मनुष्य का जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, पता है ना सबको? हाँ, हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है और वही रीढ़ की अंतिम हड्डी पूंछ का बचा हुआ हिस्सा है। इस बात की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया और इस बात की ओर सब मतलब उन्होंने सबको अपनी तरफ आकृष्ट किया। यह भी बताया गया कि मनुष्य के शरीर की अक्ल डाढ़ जैसे अन्य अनावश्यक अंग विकासवाद को सूचित करते हैं। और उन्होंने अपने ग्रंथ में यह भी प्रकाशित किया कि यह भी बताया कि मनुष्य के शरीर की अक्ल डाढ़ जैसे अन्य अनावश्यक अंग विकासवाद को सूचित करते हैं। उसके आधार पर उसने अफ्रीका के जंगल में गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे पूंछ रहित वानरों से मानव विकसित हुआ होगा। इस अनुमान को उन्होंने मान्यता प्रदान की। इस आधार पर उन्होंने उसको मान्यता प्रदान की कि अफ्रीका के जंगल में गोरिल्ला और चिंपांजी, यह हम नाम परिचित है बेटा, गोरिल्ला भी आप देखे हो और चिंपांजी भी देखे हो, और इनकी क्या होते हैं? पूंछ होती है। जैसे पूंछ रहित वानरों से मानव विकसित हुआ होगा, इस अनुमान को मान्यता प्रदान की। इस अनुमान को किसने मान्यता प्रदान की? चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन के इस अनुमान को पुष्टि देने वाले प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रमाण प्राप्त होने को प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से डार्विन के बारे में हम जानते हैं। इन्होंने 2 ग्रंथ प्रकाशित किया। कितने ग्रंथ प्रकाशित किया? 2 ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें पहला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और सेकंड ग्रंथ है इनका द डिसेंट ऑफ मैन। इस प्रकार से चार्ल्स डार्विन ने यह 2 ग्रंथ प्रकाशित किया। इसके आगे हम देखेंगे अब है प्राणियों के विकास के। उसके बाद में यह देखेंगे कि उनमें क्या किया गया। इसके आगे चार्ल्स डार्विन के अनुसार जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है। इन्होंने कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है। और जो प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती, समन्वय यानी होता है बेटा समायोजन, मतलब घुल मिल, ऐसा प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती, वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। मतलब वह उस प्रक्रिया में, विकासवाद की प्रक्रिया में वह प्राणी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा? चार्ल्स डार्विन ने कहा। अब देखेंगे, ये चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है, आप इससे परिचित है। यहाँ पे डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां दिखा दे, इसमें डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां हमको दिखाई दे रहा है। देखो बहुत सारे डायनासोर है, कोई छोटे कोई बड़े है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको? हाँ। पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजाति थी। देखो यहाँ पे पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थी। देखो इस पे यहाँ पे कई प्रकार की इसकी महाकाय प्रजातियां हमको दिखाई दे रही है।
ये सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गई और यह जो डायनासोर की प्रजातियां यह अचानक सा नष्ट हो गए। अचानक यह इस पर्यावरण में नष्ट हो गया, मतलब इसका अस्तित्व अब खत्म हो रहा है, हो गया। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा, ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजाति के नष्ट होने का कारण हो सकता है। ऐसा माना जाता है बेटा कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा आपको पता है बेटा, प्राकृतिक आपदा या तो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा आता है, ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन, मतलब अचानक जो पर्यावरण में परिवर्तन आता है उसके कारण डायनासोर की महाकाय प्रजाति नष्ट हुई होगी। उसके इसके बाद में जो यह प्रजातियां जो नष्ट हुई, यह किस कारण नष्ट हुई बेटा, कि अचानक प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण में आने हुए परिवर्तन के कारण यह डायनासोर प्रजाति का नष्ट हुआ। और देखो इसके साथ साथ और आपको कुछ डायनासोर दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है ये डायनासोर। इसके बाद माना जाता है कि यह जब नष्ट हुआ तो पंख वाले डायनासोर के अस्मित अवशेष पाए जाते हैं। देखो ये पंख वाले डायनासोर है बेटा, ये दिखाई दे रहे हैं, ये काल्पनिक चित्र है बेटा पंख वाले डायनासोर के। इसमें ये डायनासोर के क्या है, हमको पंख दिखाई दे रहे हैं। आकाश पंख वाले डायनासोर के अस्मित अवशेष पाए जाते हैं। माना जाता है कि दो पायों पर चलने वाले तथा, ये देखो बेटा इसके दो पैर दिखाई दे रहे हैं हमको, दो पायों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई है। और इसकी कुछ प्रजातियां देखो, ये पंख वाले डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई है और उनके कुछ पक्षी उत्पन्न हुए है। इस प्रकार से ये पंख वाले डायनासोर का उत्पन्न हुआ और कुछ पक्षियों का उससे क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट है बेटा विकास की अवधारणा, यह पहला पॉइंट समाप्त होता है। ये आपको समझ में आया बेटा 4.1? इसमें सबसे पहले हमने देखे विकास की अवधारणा। विकास यानी होता है निरंतर धीमी गति से होने वाला परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। उसमें सेकंड हमने देखे हैं विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम समझे थे विकास का अर्थ, उसके बाद में हम उसका स्पष्टीकरण देखे थे। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ समन्वय करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास के कारण किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में आंतरिक परिवर्तन होते रहते, उसी को हम विकास की अवधारणा कहते हैं। उसके बाद में हम देखे थे मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताएं रखने वाले प्राणी। इसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे बेटा। कितने पॉइंट देखे थे? 3। पहला है यह नई प्रजाति मूल प्राणी के प्रजाति से अधिक विकसित होती रहती है। दूसरा है इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। तीसरा देखे थे कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां विकसित होती है। हम 3 पॉइंट देखे थे। और इसके बाद में इस सभी विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम बताया था मैंने आपको। इनका नाम क्या था बेटा? चार्ल्स डार्विन। इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 1809 को और इनका मृत्यु हुआ था 1882 को। इन्होंने इस चार्ल्स डार्विन ने 2 ग्रंथ निर्माण किया था। इन्होंने 2 ग्रंथ निर्माण किया था, जिसका पहला ग्रंथ का नाम था प्रकाशित किया था, 2 ग्रंथ प्रकाशित किया था, जिनका पहला ग्रंथ था बेटा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इनका सेकंड ग्रंथ था द डिसेंट ऑफ मैन। इस प्रकार से इन्होंने 2 ग्रंथ प्राप्त किए थे। इसके बाद में हमने 4.1 में और देखे थे डायनासोर। क्या देखे थे बेटा? डायनासोर। मैं ये देखो ये डायनासोर है, इसमें मैंने आपको विभिन्न प्रजातियां दिखाया था इसका इसमें इसकी विभिन्न प्रजातियां होती है। यह विभिन्न प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक आए हुए पर्यावरण परिवर्तन के कारण नष्ट हुए और उसके साथ साथ पंख वाले डायनासोर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारा 4.1 यहाँ पे खत्म होता है बेटा। अब देखेंगे हम 4.2 प्राणियों के विकास के चरण। ये देखो प्राणियों के विकास के चरण। मैंने आपको तीसरा पार्ट में पढ़ाया था बेटा सजीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। सजीवों की उत्पत्ति के बारे में हम तीसरा पार्ट में पढ़े थे। तो प्राणियों के विकास के चरण में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राणियों का विकास कैसे हुआ। प्राणी मतलब सजीव होता है बेटा। सजीव जगत का निर्माण एक कोशीय सजीव से हुआ है। मैं आपको ये देखो कोशीय सजीव है, दिखाई दे रहा है आपको? ये मैं तीसरा पार्ट में पढ़ाया था सजीव की उत्पत्ति में। यह सजीव की उत्पत्ति एक कोशीय सजीव, यह जो एक कोशीय सजीव है बेटा यह बहुत अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा से छोटा होता है। और जो छोटे से छोटा होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। इसको देखने के लिए हम एक कोशीय सजीव को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता करते हैं। ये देखो बेटा ये हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है।
इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम जो भी छोटा से छोटा जो भी वस्तु है, जो कण है, इनको हम इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी एक कोशीय सजीव के कारण बहुकोशीय सजीव का निर्माण हुआ, और उस बहुकोशीय सजीव के कारण प्राणियों और वनस्पतियों का निर्माण हुआ। इतना समझ में आया बेटा? प्राणियों के विकास के चरण में क्या बताया मैंने आपको अभी? मतलब मैं आपको यह बताया कि प्राणियों का उत्पत्ति यह एक कोशीय सजीव से हुआ। सजीव की उत्पत्ति यह एक कोशीय सजीव से हुआ। और ये देखो बेटा, ये दिखाई दे रहा है एक कोशीय सजीव, यह कैसा, बहुत छोटा है। यह एक कोशीय सजीव छोटा होने की वजह से हमको यह खुली आंखों से यह सूक्ष्म कण हमको दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा होता है। हम इसको खुली आंखों से बिल्कुल भी देख नहीं सकते, और इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता होती है। यह है बेटा सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हम यह छोटा से छोटा कोई भी जो कण रहता है उसको हम इजीली देख सकते हैं। और इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही, इस एक कोशीय सजीव की सहायता से ही बहुकोशीय सजीव का निर्माण हुआ। और यही बहुकोशीय सजीव जो है यही बहुकोशीय सजीव जो है वो आगे चल के प्राणियों और वनस्पतियों का निर्माण करता है। अब इसमें हम देखेंगे प्राणियों के विकास के चरण। प्राणियों के विकास के चरण में बेटा ये देखो, प्राणियों के विकास के प्रमुखतः दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं प्राणियों के विकास के चरण। प्राणियों के विकास के दो चरण है बेटा। पहला है अपृष्ठवंशीय सजीव और दूसरा है पृष्ठवंशीय सजीव। प्राणी के विकास के दो चरण है, जिसमें पहला देखो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है अपृष्ठवंशीय सजीव, और दूसरा है पृष्ठवंशीय सजीव। जिसमें पहला है बेटा अपृष्ठवंशीय सजीव। वे शरीर जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अपृष्ठवंशीय सजीव में देखो बेटा, वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे अपृष्ठवंशीय सजीव। यहाँ पे रॉन्ग हुआ बेटा, थोड़ा सॉरी। यहाँ पे आना चाहिए रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, यहाँ पे आना चाहिए रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अपृष्ठवंशीय सजीव, वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। ऐसा कोई प्राणी है बेटा, जो पक्षी या प्राणी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, आप देखे हो कहीं? नहीं। अपृष्ठवंशीय सजीव यानी वही होता है बेटा जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि कछुआ देखे हो आप? कछुआ हो गया, घोंगा हो गया। देखो ये चित्र में आपको घोंगा दिखाई दे रहा है, आप ये देखे हो बेटा? देखे हो क्या आप ये? इसके देखो, इसके चित्र में रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब उसका अर्थ यह होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अपृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं बेटा? देखो ये घोंगा दिखाई दे रहा है, इसका फॉर उदाहरण के तौर पे घोंगा जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं देती उसे अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अब देखेंगे दूसरा पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीव पहला देखे थे अपन अपृष्ठवंशीय सजीव, उसमें देखे थे जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसको अपृष्ठवंशीय कहते हैं। अब देखेंगे पृष्ठवंशीय। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। पृष्ठवंशीय सजीव यानी वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। पृष्ठवंशीय सजीव यानी क्या होता है बेटा? वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या क्या आ सकता है इसमें? जैसे कि मनुष्य, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ। गाय, इनके भी शरीर में होती है बेटा। और जैसे कि ले लो बकरी, इनके भी शरीर में होती है। और ऐसे बहुत सारे सजीव है जिनके शरीर में हमको रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, और जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अब इन पृष्ठवंशीय सजीव में बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं बेटा। जैसे पहला भूचर प्राणी, पहला है भूचर प्राणी। जो प्राणी भू अर्थात जमीन में रहता है उसे हम भूचर प्राणी कहते हैं। भूचर प्राणी यानी जो प्राणी भू अर्थात, भू यानी जमीन, जो प्राणी भू अर्थात जमीन में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भूचर प्राणी कहते हैं।
इसमें से कौन बच्चा बता सकता है बेटा क्या क्या आ सकता है इसमें? गेस करो थोड़ा। भूचर प्राणी क्या आता है? भूचर प्राणी यानी जो प्राणी भू अर्थात जमीन में रहता है उसे भूचर प्राणी कहते हैं। इसको आप जानते हो बेटा, देखो ये चित्र में आपको भूचर प्राणी है, हिरण है, यहाँ पे जेब्रा है, डॉग है, हाथी है, शेर है, यह सब भूचर प्राणी। मतलब इसको भूचर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जमीन पर रहते हैं। रहते हैं क्या नहीं बेटा? ये जमीन पे रहते हैं। जो प्राणी जमीन पे रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं? भूचर प्राणी कहते हैं। जो प्राणी जमीन में रहता है उस प्राणी को क्या कहते हैं? भूचर प्राणी कहता है। नेक्स्ट है जलचर प्राणी। नेक्स्ट है सेकंड है मतलब पृष्ठवंशी। ये जब ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा है पृष्ठवंशी सजीव के उदाहरण है। नेक्स्ट है जलचर प्राणी। नेक्स्ट है जलचर प्राणी। जो प्राणी जल में रहता है, मतलब जो प्राणी जल में रहता है उसे जलचर प्राणी कहता है। अर्थात जो प्राणी जल में रहता है, जो भी प्राणी जल में रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? जलचर प्राणी कहता है। जिसमें जल में रहने वाले कौन कौन से प्राणी हैं? देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जलचर प्राणी, मछली, मगरमच्छ, ये सब दिखाई दे रहा है बेटा आपको। जलचर मतलब उसी को कहते हैं जो प्राणी जल में रहता है उसे जलचर प्राणी कहते हैं। मतलब जो प्राणी पानी में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको जलचर प्राणी कहते हैं। जो उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा है, देखो बेटा उदाहरण में दिखाई दे रहा है आपको, जो प्राणी जल में रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? जलचर प्राणी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहा है बेटा। केचुआ भी है, कछुआ भी है, यहाँ पे देखो। ये सब क्या है? ये सब जलचर प्राणी में आते हैं। जो प्राणी जल में रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जलचर प्राणी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा इसका तीसरा पृष्ठवंशी सजीव में उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी जो प्राणी जल में तथा जमीन में रहता है उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जो प्राणी जल में भी रहता है और जमीन में भी रहता है उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। ऐसा जो प्राणी जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इसका उदाहरण बता सकते हो आप? चलो मैं बताता हूँ बेटा। ये है उसका उदाहरण मेंढक। मेंढक देखियो आप, मेंढक क्या क्या करता है? पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। उसी का अर्थ है यह क्या है? उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी का अर्थ है जो प्राणी जल में भी रहता है और पानी में भी, जल में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम उभयचर प्राणी कहते हैं। मतलब यह क्या है बेटा? ये उभयचर प्राणी। उसके बाद में है वायुचर प्राणी। उसके बाद में क्या है? वायुचर प्राणी। प्राणी हवा में उड़ते हैं। जो प्राणी हवा में उड़ते हैं उसे वायुचर प्राणी कहते हैं। जो प्राणी हवा में उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? वायुचर प्राणी कहते हैं। जो भी प्राणी बेटा हवा में उड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? वायुचर प्राणी कहते हैं। हवा में उड़ने वाले प्राणी तो आपको पता ही है बेटा। पक्षी है इसमें। देखो जैसे कि ये जब सभी पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पक्षी क्या होता है? हवा में उड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वायुचर प्राणी कहते हैं। अब मैं इसको और एक बार रिवीजन करता हूँ बेटा। इसके बाद में मैं आपको इसका प्रश्न के उत्तर पूछूंगा। इसके बाद मैं आपको क्या पूछूंगा? प्रश्न के उत्तर पूछूंगा। ये देखो बेटा, पहला है विकासवाद। इसमें पहले विकास की अवधारणा जिसमें हमने देखे थे विकास का अर्थ देखे थे। क्या देखे थे? इसका विकास का अर्थ देखे थे। विकास का अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसमें हम उसकी फिर स्पष्टीकरण देखे थे। विकास के स्पष्टीकरण यानी क्या होता है, विकास की अवधारणा यानी क्या होता है, इसको स्पष्ट किए थे हमने। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ी में आनुवंशिक रूप धारण करता है। इसे ही हम विकास की अवधारणा कहते हैं। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ बेटा। मतलब पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन के साथ समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं और कालांतर में वही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करता है। इसे ही विकास की अवधारणा कहते हैं। आनुवंशिक यानी होता है बेटा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने वाला गुण। जैसे कि कोई किसी किसी में कोई गुण होता है बेटा। कोई होशियार, किसी का होशियार रहता है उसका बच्चा भी होशियार होता है। कोई मतलब कोई किसी किसी में होता है बेटा, कोई किसी को कान में सुनने का प्रॉब्लम होता है आने, और किसी किसी के बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसको बोलते हैं हम अनुवांशिक। अब इसके बाद में हम देखेंगे
इसके बाद में देखेंगे हम, इसके बाद में ये देखे थे इसकी मूल प्राणी से कुछ विभिन्न विशेषताएं थी, इसके कुछ मूल प्राणी से कुछ इसकी विशेषताएं थी। यह नई प्रजाति मूल प्राणी के प्रजाति से अधिक विकसित रहती है, और जो यह नई प्रजाति है वह मूल प्राणी के प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। और सेकंड है इसकी विशेषता है, इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजातियां क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तीसरा है, कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां विकसित होती है। इसके बाद में हम देखे थे बेटा, यह जो विकास की अवधारणा है इनको यह चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा था। इनका सबसे पहले इनका जन्म जान लेते। इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनका मृत्यु हुआ था 1882 में इनकी मृत्यु हुआ था। इन्होंने 2 ग्रंथ प्रकाशित किया था, जिसका पहला ग्रंथ का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और सेकंड ग्रंथ था द डिसेंट ऑफ मैन। इस प्रकार से, और इन्होंने यह भी बताया था बेटा हमको, इन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकासवाद कहते हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने यह डायनासोर के बारे में बताया। ये देखो यहाँ पे बेटा हमको डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां दिखाई दे रही, डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां दिखाई देती है। कहा जाता है कि ये सारी डायनासोर की प्रजातियां अचानक से नष्ट हो गई, और इसके पीछे नष्ट होने का कारण क्या था बेटा, कि अचानक प्राकृतिक आपदाई आकस्मिक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण यह डायनासोर की प्रजातियां क्या हुई, नष्ट हो गई। और उसके बाद में कुछ पंख वाले डायनासोर आए। देखो ये डायनासोर ये भी है। इसके बाद में कुछ पंख वाले डायनासोर आए, और यह कुछ प्रजातियां कुछ यह जो पंख वाले डायनासोर है, इसी की वजह से कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। ये पहले 4.1 समझ चुके थे बेटा। आप देखेंगे 4.2 विकास के चरण। विकास में के चरण में देखेंगे, प्राणियों के विकास के चरण में हम देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले प्राणी यानी होता है सजीव। प्राणी यानी ही हो गया सजीव। इस सजीव की उत्पत्ति कैसी हुई? इस सजीव की उत्पत्ति देखो बेटा, इस चित्र में इस चित्र में आपको एक कोशीय सजीव दिखाई दे रहा है बेटा, एक कोशीय सजीव। इस चित्र में हमको एक कोशीय सजीव दिखाई देता है। यह एक कोशीय सजीव बहुत बहुत छोटा होता है, एकदम बहुत छोटे से छोटा होता है। यह हमको बिल्कुल, यह खुली आंखों से हम इसको देख नहीं सकते, यह हमको यह खुली आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को हम देखने इसी एक कोशीय सजीव को देखने के लिए हमको इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और इस एक कोशीय सजीव के कारण बहुकोशीय सजीव का निर्माण हुआ, और उसके बाद में उस बहुकोशीय सजीव के कारण वनस्पति और प्राणियों का विकास हुआ। इसी के कारण प्राणी जगत का विकास हुआ। और अब हम देखेंगे प्राणियों के विकास के चरण। प्राणियों के विकास के प्रमुखतः 2 चरण है बेटा। कितने चरण है? 2 चरण है। पहला है अपृष्ठवंशीय सजीव और दूसरा पृष्ठवंशीय सजीव। पहला है प्राणियों के विकास के चरण अपृष्ठवंशीय सजीव, और दूसरा है पृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय सजीव वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसे हम अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अपृष्ठवंशीय सजीव यानी वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसे ही हम अपृष्ठवंशीय सजीव कहते है। जिनका ये देखो ये बेटा चित्र है घोंगा। ये चित्र आप जानते हो, ये चित्र है घोंगा। ये देखो बेटा, इस चित्र में हमको घोंगा दिखाई दे रहा है। इस घोंगे में क्या हमको इसका रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ कछुआ भी है बेटा, केचुआ। देखो तुम कछुआ देखो, कछुआ के भी शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। उसके आगे है पृष्ठवंशीय सजीव। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। पृष्ठवंशीय सजीव यानी वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। वे सजीव मतलब जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। अब देखो बेटा, रीढ़ की हड्डी वाले यहाँ पे पहला है भूचर प्राणी। पहला है भूचर प्राणी। जो प्राणी भू अर्थात
जमीन में रहता है उसे भूचर प्राणी कहते हैं। जो प्राणी भू मतलब जमीन में रहता है उसे हम भूचर प्राणी कहते हैं। जमीन में रहते हैं बेटा, देखो हम भी कहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं, इसलिए हम भी क्या कहलाएंगे, भूचर ही कहलाएंगे। जो प्राणी भू अर्थात जमीन में रहता है उसे भूचर प्राणी कहते हैं। मतलब जो जमीन पे रहता है उस प्राणी को प्राणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, ये सभी जो चीजें जो भी दिखाई दे रहे हैं सभी क्या है, ये भूचर प्राणी। हिरन है, कुत्ता हो गया, शेर है, हाथी है, जेबरा हो गया, कैट है, ये सब क्या बेटा, ये सभी क्या है, भूचर प्राणी है। मतलब ये भूचर प्राणी क्यों है, क्योंकि ये सभी प्राणी जमीन में रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भूचर प्राणी कहते हैं। भू यानी होता है जमीन। आगे है जलचर प्राणी। आगे है जलचर प्राणी। जलचर प्राणी यानी क्या होता है ये जानेंगे आप। जो प्राणी जल में रहता है उसे जलचर प्राणी कहते हैं। जलचर प्राणी यानी जो प्राणी जल में रहता है उसे जलचर प्राणी कहते हैं। मतलब जो प्राणी पानी में रहता है, पानी यानी होता है जल, जो प्राणी पानी में या जल में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जलचर प्राणी कहते हैं। जिसका उदाहरण ये चित्र में देखेंगे, देखो यहाँ पे जो भी चित्र दिखाई दे रहा है आपको, मछली है, मगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो प्राणी हमको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये जलचर प्राणी है। मतलब ये वाटर एनिमल्स है, मतलब यह वाटर एनिमल्स है। इसको हम जलचर प्राणी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पानी में रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जलचर प्राणी कहते हैं। उसके बाद में बेटा उभयचर प्राणी। उसके बाद में है उभयचर प्राणी। जो प्राणी जल में तथा जमीन में रहता है उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जो प्राणी जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, मतलब जो जल में भी रहता है और पानी में भी जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, मतलब जल में रहता है बेटा, उसी को उभयचर प्राणी कहते हैं। इसका उदाहरण है, ये देखो मेंढक। मेंढक दिखाई दे रहा है बेटा, ये अक्सर बरसात के दिनों में दिखाई देता है हमको। यह जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, जलचर प्राणी कहते हैं। उसके आगे देखेंगे बेटा वायुचर प्राणी। उसके बाद है वायुचर प्राणी। जो प्राणी हवा में उड़ते हैं उसे वायुचर प्राणी कहते हैं। वायुचर प्राणी यानी बेटा जो प्राणी हवा में उड़ते हैं उसे वायुचर प्राणी कहते हैं। जो भी प्राणी हवा में उड़ता है बेटा उसे वायुचर प्राणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वायुचर प्राणी कहते हैं। मतलब जो भी हवा में उड़ता है, जैसे पक्षी ले लो, कोयल, पक्षी में कोयल है, कौवा है, ये जो भी पक्षी है बेटा ये सब क्या है, वायुचर प्राणी। मतलब यह क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, इसलिए इसको हम वायुचर प्राणी कहते हैं। देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो चित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, ये पैरोट है, जैसे कि बहुत सारे दिखाई दे रहा है बेटा, ये सभी है क्या है, ये जलचर प्राणी है। अब मैं आपको प्रश्न के उत्तर पूछता हूँ बेटा, आप बता सको तो ठीक है, नहीं मैं ही बताऊंगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर बताओ। विकास की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, बता सकते हो बेटा, चलो मैं ही बताता। विकास की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। विकास की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है बेटा, प्राणियों के विकास के कितने चरण है, प्राणियों के विकास के कितने चरण है, तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ बेटा। चलो, प्राणियों के विकास के दो चरण है। पहला चरण है अपृष्ठवंशीय सजीव और दूसरा चरण है पृष्ठवंशीय सजीव। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा, अपृष्ठीय वंशीय सजीव, अपृष्ठ किसे कहते हैं, अपृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं, अपृष्ठवंशीय सजीव, इसका उत्तर है बेटा, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। चौथा है बेटा पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं, इसका उत्तर है बेटा, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, भूचर प्राणी किसे कहते हैं, भूचर प्राणी किसे कहते हैं, इसका उत्तर है बेटा, जो प्राणी जमीन या भू में रहता है उसे भूचर प्राणी कहते हैं। छठवा क्वेश्चन है बेटा, जलचर प्राणी किसे कहते हैं, छठवा क्वेश्चन है, जलचर प्राणी किसे कहते हैं, इसका उत्तर है बेटा, जो प्राणी पानी में रहता है उसे जलचर प्राणी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है बेटा, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं, जो प्राणी जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है उसे क्या कहते हैं, उभयचर प्राणी कहते हैं। आठवां प्रश्न है बेटा, वायुचर प्राणी किसे कहते हैं,
8वां प्रश्न है वायुचर प्राणी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा जो प्राणी हवा में उड़ते हैं यानी जिस प्राणी के पंख होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायुचर प्राणी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ स्वाध्याय देता हूँ बेटा, कुछ ये प्रश्न के उत्तर आपको लिख लेना है बेटा, इसको याद करना। मैं अगले के जो नेक्स्ट जो अपना ये लूंगा उसमें मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा। ये देखो आपके लिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय है जल में और भूमि, स्वाध्याय पहला प्रश्न है जल में और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को क्या कहते हैं, इसका आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद में डायनासोर, उसके बाद में सेकंड प्रश्न है बेटा डायनासोर की महाकाय प्रजाति नष्ट हुई। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है डायनासोर की प्रजातियां नष्ट हुई, इसको आपको लिखना है बेटा और इसके प्रश्न के उत्तर आपको हल करना है। इस प्रकार आपको यह पार्ट यहाँ पे खत्म होता है बेटा।